जय हिंद बच्चों, में एक मास्टर शुरू करते बिना किसी टाइम पास के हीट चैप्टर 10th एसएससी प्रीलिम्स में आने वाला, बोर्ड्स में आने वाला मेन चैप्टर है। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि व्हाट इज हीट। हीट क्या है? हीट एक टाइप से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करेगी? ये ट्रांसफर होगी। कहां से ट्रांसफर होगी? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? हीट एक टाइप की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो ट्रांसफर होगी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसफर क्यों होगी हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट? सिंपल सी बात है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। किसके वजह से? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। कोई भी हॉट बॉडी अपने अंदर की हीट ट्रांसफर करेगी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी। इसको हम बोलते हैं हीट। एकदम फिर से इजी भाषा में, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इसको हम बोलेंगे हीट। ये 1 मार्क का सवाल पूछे जाने वाला सवाल है, नोट डाउन कर लो। अब मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में 3 चीजें हैं। पहला है कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन में क्या है? सपोज मैंने एक मेटल रॉड लिया, उसको ये साइड से मैंने हीट दी, जलाया, उसको गर्म किया, तो ऑब्वियस बात है कि ये होगा हाई पॉइंट। हाई पॉइंट, इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो ये हाई पॉइंट होगा। अब यहां से हीट ट्रांसफर होगी। ये सपोज इसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसके, तो पहला ये मॉलिक्यूल हीट मतलब व्हाट वी से गर्म होगा, फिर ये हीट ट्रांसफर करेगा इसको, फिर ये हीट ट्रांसफर करेगा इसको, फिर ऐसा दिस विल गो ऑन। तो ये हायर टेम्परेचर पे ये रहेगा पहले, फिर वो कंडक्ट करेगा हीट, और फिर ये लोअर टेम्परेचर पे जो ये पॉइंट रहेगा ये गर्म होगा। इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन। यहाँ पे हीट कंडक्ट हो रही है बिटवीन मॉलिक्यूल्स, इससे इसको ट्रांसफर होगा, इससे इसको, इससे इसको, दिस विल गो ऑन। तो दिस इज कंडक्शन। कन्वेक्शन की बात करेंगे तो कन्वेक्शन में क्या होगा? सपोज पानी गर्म करने रखा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही देख लो। अगर सपोज मैंने इसको हीट किया, तो यहाँ पे क्या सारे मॉलिक्यूल्स है पानी के, तो सबसे पहले नीचे वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हीट होंगे। अब हीट होने के बाद वो मॉलिक्यूल्स लाइट वेट हो जाएंगे, और ऊपर जो होंगे जो मॉलिक्यूल्स है वो हेवी वेट होंगे, हेवी वेट। और नीचे वाले जो होंगे वो ऊपर जाएंगे, और ऊपर वाले हेवी वेट की वजह से वो नीचे आएंगे, एंड दिस विल गो ऑन। इसी को हम बोलेंगे कन्वेक्शन। लाइट मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे, हेवी मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, दिस विल गो ऑन। दिस इज नथिंग बट योर कन्वेक्शन। तीसरा जो है रेडिएशन। अब कपड़े सुखाने डालते हो गर्मी में, इसमें उसमें, तो यहाँ पे होगा क्या? रेडिएशन। मतलब सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं उसके वजह से जो पानी है वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेशन आएगा इसमें एक चीज, जैसे तुम गर्मियों में आइसक्रीम खाते, मेल्ट होता है, चाट चाट के खाते, वो दैट इज रेडिएशन। तो ये 3 चीजें भी याद रख लो, आएगा। अब इसके बाद हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? ये सबसे बेसिक चीज है, ये डिफरेंशिएट बिटवीन में आएगा 2 मार्क के लिए, याद रख लो। तो हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमने ऑलरेडी हीट के डेफिनेशन में देखा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर डिफाइन करेगा कि कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। डिफाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसी को हम बोलेंगे टेम्परेचर। कोई बॉडी कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। अब जब बुखार आता है तो हम ऐसे चेक करते ना, ऐसे चेक करते, ऐसे चेक करते, बॉडी कितनी गर्म है, दैट इज नथिंग बट टेम्परेचर। एंड हीट इज क्या? अमाउंट ऑफ एनर्जी, या फिर हीट इज क्या? फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसको हम बोलेंगे अमाउंट नहीं, फॉर्म ऑफ एनर्जी बोलेंगे। हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट क्या है? जूल्स में मेजर करेंगे हम। हीट कैसे मेजर करेंगे? जूल्स में। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी है, इसके वजह से हम उसको जूल्स में मेजर करेंगे। और टेम्परेचर जो है वो मेजर होता है केल्विन में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में। मेन चीज केल्विन। पहले ये लिखना मेजर्ड इन केल्विन, फिर उसके बाद कॉमा करके ये लिख देना, या फिर नीचे करके लिख देना। मेन चीज है वो केल्विन। अब एक कैलोरी मतलब 4.18 जूल्स होता है। 1 कैलोरी मतलब, कैलोरी क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। 1 कैलोरी मतलब कितना होता है? 4.18 जूल्स। अब तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ 1 किलो कैलोरी मतलब कितना?
मतलब कितना, ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और यहाँ तक वीडियो देखिए तो लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना, ये विनंती है मेरी आपसे। करो यार, करो, बिंदास करो। और पढ़ाई भी करो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 1 किलो कैलोरी मतलब कितना होता है। अब यहाँ पे देखो, हीट के लिए मैंने एक चीज बताई। अब यहाँ पे देख लो हीट क्या है। बेसिकली हीट तुमको कब पता चलेंगी, जब मैं ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा एकदम सिंपल वे में। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये बर्नर हटा दिया, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब एक चीज ध्यान में रखो, अब सपोज मैंने ये कंटेनर लिया जिसके अंदर पानी है। अब पानी को अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, सॉरी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर देखे तो हमें पता चलेगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स, वो रैंडम मोशन में है, रैंडम मोशन में है। और कोई अगर चीज रैंडम मोशन में होती है तो वो क्या पोजेस करते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। कोई भी अगर बॉडी मोशन में है तो वो काइनेटिक एनर्जी पोजेस करेंगी। वैसे ही ये वाटर जो है, इसके अंदर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में होंगे, मतलब वो क्या पोजेस करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब इस कंटेनर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी है, उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो अब यहां पे द टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, द टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हम सारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को अगर कंबाइन करें तो दैट मींस वो अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है उसके अंदर। अगर वही सपोज मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो ऑब्वियस बात है इनमें हीट आएंगी। तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो एकदम रैंडम मोशन में थे, छोटे छोटे रैंडम मोशन में थे, तो वो और ज्यादा मोशन में आएंगे, तो मतलब और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के बाद उस बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी का अगर हमने सम किया तो दैट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट। तो ये होता है हीट। अब इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज लेटेंट हीट, उसको आईएमपी कर लेना, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखो। चलो हेडिंग दे दो, लेटेंट हीट, एकदम इजी वे में समझाऊंगा। Latent heat. Latent heat is one of the most important topic of chapter heat. अब latent heat मतलब क्या, एकदम easy explanation अगर दूं तो basically suppose तुमको पानी गर्म करना है, क्या करना है, पानी गर्म करना है। तुम लोगों ने पानी गर्म करने को रखा, उसके बाद तुम लोगों ने उसको कंटिन्यूअस अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 100 डिग्री, वी नो दैट। बट 100 डिग्रीज पहुंचने के बाद भी अगर हम उसको कंटिन्यूअस हीट प्रोवाइड कर रहे तो अमाउंट ऑफ हीट जो हम उसको दे रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट जो हम उसको दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है, क्योंकि वाटर तो ऑलरेडी 100 डिग्रीज पे बॉईल हो चुका है एंड स्टिल वी आर कंटिन्यूइंग विद द हीट, वी आर कंटिन्यूइंग विद प्रोवाइडिंग द हीट। तो बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट उसको दी जा रही है वो यूज करेगा, वाटर यूज करेगा अपना फेज चेंज करने में। बेसिकली लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, पानी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर स्टेट में। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट हमने दी है दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। थोड़ा डीप में देखते हैं बेसिकली होता क्या है। अब सपोज यहाँ पे मैंने एक कंटेनर में बर्फ लिया विच इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, थर्मोमीटर रखा, उसको नीचे से हीट प्रोवाइड की। अब ऑब्वियस बात है हीट प्रोवाइड करने के बाद वो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड वो चेंज होगा, बट ये चेंज होगा अंडर द कांस्टेंट टेम्परेचर दैट विल बी 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये जो आइस है वो सॉलिड है, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और वाटर इज लिक्विड, बट दिस चेंज इज ऑकरिंग एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट। तो ग्राफिकली देखेंगे तो यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है और 0 टाइम है। अगर हीट प्रोवाइड करना शुरू किया तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे जो ये आइस है इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, मतलब यहाँ पे सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, आइस टू वाटर होगा, फेज चेंज हो रहा है बट टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, इट इज ऑलरेडी एट 0 डिग्री सेल्सियस, वो चेंज हो नहीं रहा है, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब 0 मिनट से लेके 4 मिनट तक यहाँ पे देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इट इज एट 0 डिग्री, बट यहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से जा रहा है वो लिक्विड में।
फिर उसके बाद जब ये आइस पूरा कन्वर्ट हो गया वाटर फॉर्म में, अब वाटर क्या करेगा, अपना टेम्परेचर चेंज करेगा। अब वो 0 से 10 20 ऐसा करते 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 बॉइल होना शुरू करेगा एंड देयर विल बी अ पॉइंट कि वो 100 डिग्रीज पर जाके पहुंच जाएगा। एंड वहां पे क्या होगा, अब लिक्विड 0 से लेके 100 तक लिक्विड फेज में ही रहेगा, 0 से लेके 100 तक लिक्विड फेज में ही रहेगा। देयर इज नो चेंज इन फेज, उसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है। 0 डिग्री 10 20 30 40 50 ऐसा करते करते 100 तक, बट है तो लिक्विड ही, है तो वाटर ही। यहाँ पे फेज चेंज हुआ क्या, नो, देयर इज नो चेंज इन फेज बट देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। एंड रही बात जब वाटर पूरा बॉइल हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा कि वो 100 डिग्रीज पे तो सैचुरेट हो जाए, सैचुरेट इन द सेंस कि वो कांस्टेंट वहां पे रहेगा, बट स्टिल वी आर प्रोवाइडिंग विद द हीट। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट उसको मिल रही है वो यूज करेगा वाटर को कन्वर्ट करने में इनटू गैसियस स्टेट। मतलब यहाँ पे लिक्विड चेंज हो जाएगा गैसियस में, वाटर विल टर्न इनटू वेपर। यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो यहाँ पे देखो 100 पे वो कांस्टेंट है, बट यहाँ पे C2D वाले फेज में वो चेंज हुआ है, वाटर इज एट C और D में जब कन्वर्ट हुआ तब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यही होता है लैटेंट हीट। अब अगर स्पेसिफिक लैटेंट हीट की बात करें, अब बेसिकली देखो जब आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में तब उसको लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। और अगर स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। अब सपोज मैंने 1 किलो बर्फ लिया, अब 1 किलो बर्फ विल कन्वर्ट इनटू 1 kg ऑफ वाटर आफ्टर प्रोवाइडिंग हीट। तो यहाँ पे ये मास यूनिफाइड है, मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो मास है ये प्रॉपरली डिफाइन है, 1 किलो ही है, बट 1 किलो का जो बर्फ है उसको एक स्पेसिफिक रिक्वायर्ड अमाउंट ही लगेगी हीट की, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और यही सेम चीज कहा होगी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन में क्या मतलब, जब वाटर वेपर फॉर्म में चले जाएगा, लिक्विड विल टर्न इनटू गैसियस स्टेट, तब हम बोलेंगे कि जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट है वो वेपराइजेशन की है। मतलब यहाँ पे 1 किलो पानी विल टर्न इनटू व्हाटएवर अमाउंट ऑफ वेपर इट इज, मतलब 1 किलो पानी को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट किसमें, पानी को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, सिर्फ ये वाली जो वैल्यूज है मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये तुमको याद रखनी है, ये तुरंत नोट डाउन कर लो। बॉइलिंग एंड कंडेंसिंग, ये नोट डाउन कर लो, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। अब सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है दैट इज ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनना। मेन चीज क्या है वो एकदम डिटेल में बट शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। देखो, ड्यू टू कांस्टेंट इवोपरेशन, हमको एक चीज पता है कि हमारी धरती पे, हमारी ये जो अर्थ है इसके ऊपर मोर देन 70% वाटर है, 70-71% ऑफ वाटर है, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। तो ड्यू टू सन की जो रेज है उसके वजह से वहां पे कांस्टेंट इवोपरेशन होगा। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसके अंदर वेपर प्रेजेंट होंगे, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होंगे। देखो, ड्यू टू कांस्टेंट इवोपरेशन ऑफ वाटर, वाटर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, ये चीज हम तो मानते हैं। अब ड्यू टू दिस एयर बिकम्स मॉइस्ट, मतलब होता क्या है कि अगर हवा में वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसके वजह से जो हवा है वो मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट मतलब क्या, गीली हो जाती है। और अगर वाटर वेपर का प्रमाण, क्वांटिटी अगर ज्यादा हो गई तो मॉइस्चर ज्यादा है। तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, ड्यू टू दिस एयर बिकम्स मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब क्या, गीली। और दिस मॉइस्चर, इस मॉइस्चर को हम क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी।
जैसे तुम लोग मुंबई गए होंगे, गोवा गए होंगे, कोंकण गए होंगे, तो वहाँ पे ये सब क्या है, कोस्टल रीजन है। मुंबई में अरेबियन सी है, तो वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट इवेपोरेशन ज्यादा है। सो वहाँ की हवा में जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ की हवा जो है वो मॉइस्ट है, वो गीली है। इसके लिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। गोवा में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कोंकण में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इवेपोरेशन का रेट ज्यादा है। तो एयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वाटर वेपर जो प्रेजेंट है वो ज्यादा है, और वो ज्यादा होने के कारण वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो ह्यूमिडिटी ये टर्म समझ गई। अब बात करेंगे थोड़ा सा ड्यू पॉइंट के बारे में। ड्यू पॉइंट बेसिकली होता क्या है, देखो, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर देयर इज अ लिमिट ऑन हाउ मच वाटर वेपर द एयर कैन कंटेन। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर हमने पकड़ लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे 10 डिग्रीज पकड़ा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 10 डिग्रीज हमने पकड़ा। 10 डिग्रीज पे सपोज ये जो एक हमने ब्लॉक लिया उसके अंदर हवा है। फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा जो रूम है, ये रूम के अंदर हवा प्रेजेंट है। ये रूम का जो टेम्परेचर है दैट इज 10 डिग्री। अब 10 डिग्री में ये रूम के अंदर जितनी भी हवा प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंगली ये हवा सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होल्ड कर सकती है, या फिर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो रूम है इसके अंदर जो हवा प्रेजेंट है वो हवा सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर या फिर वाटर वेपर होल्ड कर सकती है एट 10 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब सपोज एक्सेस वाटर वेपर, मतलब 4 वाटर वेपर या फिर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स से ज्यादा अगर वाटर मॉलिक्यूल्स अगर ये रूम में प्रेजेंट है या फिर ये बॉक्स में प्रेजेंट है, तो उनका क्या होगा, एक्सेस वाटर वेपर कम्स इनटू एयर। ऑब्वियस बात है, 4 से ज्यादा अगर आ गए, सपोज ये आ गया 5वां, ये आ गया 6ठा, ये आ गया 7वां, अब एक्सेस हो गया। एयर की जो कैपेसिटी थी उससे ज्यादा का वाटर वेपर वो एयर के अंदर आ गया, तब क्या होगा, तो जो एक्सेस वाटर वेपर आया है वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, आफ्टर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे होगा, क्योंकि टेम्परेचर लो है, बराबर। अब दिस एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये जो हवा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड विथ वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर। वो हवा क्या हो गई, ये सैचुरेट हो गई। अब सैचुरेट ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सैचुरेट का मतलब क्या है वो देख लो। सपोज एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में स्ट्रेंथ होगी 50, कितनी है, 50 स्टूडेंट की कैपेसिटी वाला क्लासरूम है। सपोज स्कूल का पहला दिन है, 10-12 बच्चे आए, तो वो क्लासरूम अनसैचुरेटेड बोला जाएगा, क्योंकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, 50 की है, बट वो अभी कितना होल्ड कर रहा है, 10 से 12। बट हफ्ता हो गया, हफ्ता होने के बाद अब सारे बच्चे आने लगे, 50 के 50 बच्चे आने लगे, मतलब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी पूरी होगी, मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच गई वो क्लास। तो तब हम बोलेंगे कि वो सैचुरेट है। तो यहाँ पे भी एयर जो है वो क्या करेगी, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कंटेंट करेगी, और अगर वो उतने हो गए तो वो सैचुरेट हो जाएगी विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर। क्लियर है। तो एक चीज याद रखो, एट 40 डिग्री 49 ग्राम्स पर केजी ड्राई एयर, मतलब 1 किलो ड्राई एयर 49 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर कंटेन कर सकती है। और जैसे ही टेम्परेचर डाउन होगा, अब एक चीज ध्यान में रखो, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी वाटर मॉलिक्यूल्स की या फिर वाटर वेपर्स की। बट जैसे ही अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो जो ड्राई एयर है, 1 किलो ड्राई एयर, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी वाटर वेपर कंटेन करने की। अब वो कितनी होगी, 14.7 ग्राम। क्लियर है। तो अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आ गए उस एयर के अंदर, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में आफ्टर कंडेंसेशन, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स हम ड्यू ड्रॉप्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। वो वाटर ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप। अब जैसे तुम लोगों ने फ्रिज में से बॉटल निकाली,
बॉटल निकालते ही उसके अगल बगल मतलब बॉटल के सरफेस पे यू सी द ड्रॉपलेट्स, क्लियर है। अब उसके सराउंडिंग में जो एयर है उसकी कैपेसिटी कितनी थी, ज्यादा थी, कोई टेम्परेचर ज्यादा था, बट जैसे उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर कम हुआ तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, क्लियर है। अब उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई, बट जो वेपर्स है वो तो ऑलरेडी उसके अंदर घुसते जा रहे घुसते जा रहे घुसते जा रहे, तो वो बहुत सैचुरेट हो गई। तो एक्सेस वाटर मॉलिक्यूल्स जो घुस रहे हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे ड्यू ड्रॉप्स में, एंड दैट इज व्हाई हमको वो वाटर बॉटल के जो सरफेस पे ड्रॉप्स दिखते हैं। वही सेम चीज हमको दिखती है इसमें ठंडी में, बर्फ में, सॉरी ठंडी में ग्रास के ऊपर जो छोटे छोटे ड्यू ड्रॉप्स होते हैं ना, वो इसी वजह से होते हैं। अब सपोज तुम लोग सुबह सुबह खेत में गए, क्यों जाते हो तुमको भी पता है, बट अभी बंद कर दिया वो, सुलभ शौचालय आ गए, भारत आगे बढ़ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि तुम देखोगे जो ग्रास होती है उसके ऊपर क्या है, ड्यू ड्रॉप्स है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर सुबह सुबह बहुत कम होता है, उसके अंदर जो हवा होती है उसकी कैपेसिटी कम होती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, बट एक्सेस वाटर वेपर अगर आ गए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स में आफ्टर कंडेंसेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अ टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें जो हवा है वो सैचुरेट हो गई है, मतलब यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हमने कंसीडर किया। अब 10 डिग्री सेल्सियस में जो हवा है वो सैचुरेट हो गई है, किसके साथ, वाटर वेपर के साथ। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर पे ड्यू ड्रॉप्स बनने शुरू हो जाएंगे, क्लियर है इतनी बात। अब बात करेंगे थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी की। अब सपोज फॉर एग्जांपल एक क्यूब लिया, वो क्यूब के अंदर उसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब, उस क्यूब के अंदर सारे एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, सारे क्या होंगे, एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसके अंदर मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम। उस एयर जो है वो क्यूब के अंदर, उसके अंदर सपोज मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 80 ग्राम पर मीटर क्यूब। इसी को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, वो देखो, मास ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर। अब हमको उस हवा को सैचुरेट करना है, पूरा का पूरा सैचुरेट करना है। हम यही पूरा एग्जांपल कंसीडर करेंगे। एयर कितनी है, 1 मीटर क्यूब जितनी एयर है। अब मास ऑफ वेपर कितना है उसके अंदर, 80 ग्राम। बट उसको सैचुरेट करने के लिए, उस हवा को सैचुरेट करने के लिए हमको कितनी वाटर वेपर चाहिए, और 100 ग्राम जितना वाटर वेपर और चाहिए। तो हमको अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, देखो, मास ऑफ वेपर कितना है, 80 ग्राम, और सैचुरेट करने के लिए, उस एयर को सैचुरेट करने के लिए और कितना चाहिए, सो मास ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर कितना चाहिए, 100 ग्राम। तो हम 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, और हमको परसेंटेज वाइज चाहिए तो हम मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे। अब ये 100 और ये 100 कट गया, तो बचा क्या, 80%। 80% इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 80% क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, क्लियर है इतना। तो ये हुआ पूरा टॉपिक हमारा ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर के बारे में। तो एक चीज याद रखो, एट व्हाट वी से द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक यहां लिख देता हूं मैं, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RH मतलब क्या, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, the relative humidity at dew point temperature is 100%। ये चीज हमेशा याद रखो, the relative humidity at dew point temperature is 100%। क्लियर है, एकदम इजी वे में समझा दिया तुम लोगों को। अगर कोई डाउट हो तो बिंदास मुझे पूछ लेना। रीजेलेशन ये 2 मार्क का टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 मार्क के लिए हमेशा पूछा जाता है, IMP है। So let's see what exactly is regelation। Regelation क्या है, आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड। आइस कन्वर्ट होगा लिक्विड में कब, जब हम एक आइस स्लैब पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। अब हमने एक थीन थ्रेड लिया और उस थ्रेड के दोनों एंड्स पे वेट अटैच किया, ग्रेविटी की वजह से वेट तो नीचे लग गया।
तो उस वेट की वजह से इतने पोर्शन में, थ्रेड वाले पोर्शन में प्रेशर अप्लाई होना शुरू करेगा। अब प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। आइस विल टर्न इनटू लिक्विड, मतलब आइस वाटर में कन्वर्ट होगा। और जैसे ही हमने ये प्रेशर हटा दिया तो ये लिक्विड से वापस आइस में कन्वर्ट होगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेलेशन। रीजेलेशन, वापस उसका कन्वर्जन होना लिक्विड से आइस में, उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे रीजेलेशन। अब इसमें की पॉइंट्स देख लो। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री ड्यू टू प्रेशर। वी नो आइस जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री। आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, ये चीज हमको पता है। बट रीजेलेशन में होता क्या है, अप्लाइड प्रेशर की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो 0 डिग्री से कम हो जाता है। सेकेंड क्या है, दिस मीन्स दैट बिलो 0 डिग्री, अब बिलो 0 डिग्री आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर प्रेशर की वजह से। एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर्ड टू 0 डिग्री। जैसे ही हम ये प्रेशर निकाल देंगे, जैसे ही प्रेशर निकाल देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, वापस 0 डिग्री पे आ जाएगा। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रीजेलेशन। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा बट लेट्स मेक इट इजी, स्टे ट्यून्ड। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स ऑफ हिट चैप्टर। बिफोर गोइंग अहेड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये वीडियो एंड तक देखना। कंफ्यूजिंग टॉपिक है, अगर नहीं समझ में आया तो वापिस देखना, फिर से नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, मैं और इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा। सो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब एक चीज हमको पता है, अगर पानी को हमने हीट किया तो ऑब्वियस बात है वो क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। और पानी को अगर कूल डाउन किया, जैसे बोतल में भर के हम फ्रीजर में रखते हैं बर्फ बनाने के लिए, तो पानी क्या करेगा, एक दूसरे के करीब आएगा, मतलब उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे के करीब आएंगे, वहां पे बन जाएगा बर्फ। तो ये चीज हमको पता है कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड्स। हीट करेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो दूर जाएंगे क्योंकि उनके अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो काइनेटिक एनर्जी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो धीरे 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 वाइब्रेट करते रहते हैं मीन पोजीशन पे। बट अगर हीट किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो मॉलिक्यूल्स है पानी के वो अपने से दूर होते जाएंगे, मतलब वो खुद से दूर होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे होगा क्या कि पानी एक्सपांड करेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर पानी को बॉटल में रख के फ्रीजर में रख दिया तो पानी क्या करेगा, एक दूसरे के करीब आएगा। जैसे ठंडी में गोदड़ी में तुम ऐसे एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे के नहीं, मतलब ऐसा खुद की बॉडी को एकदम ऐसा ये करते ना, वो, तो दैट इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट। तो ये होता है नॉर्मल बिहेवियर। व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर वो एक्सपांड होगा, एंड कूल्ड व्हेन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, ये पता है। बट एनामोलस बिहेवियर में एक चीज है गजब की, वो है डेंसिटी। एक फेमस फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमने पढ़ा है। बट एक्चुअली डेंसिटी होती क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। डेंसिटी मतलब क्या कि अगर कोई लिक्विड पकड़ लो फॉर एग्जांपल, उस लिक्विड के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कितने क्लोजली पैक्ड है, या फिर कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस के पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स कितने करीब है एक दूसरे के, दैट इज नोन एज डेंसिटी, एकदम इजी वे में। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी और वॉल्यूम के बीच में जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, सिंपल बात, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। एक नीचे जा रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक ऊपर आ रहा है तो वो नीचे जा रहा है, ये होता है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। अब डेंसिटी कैसे काम आएगी एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में, यहां तक समझ में आया तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना। अब थोड़ा सा आगे जाएंगे। वाटर शोज एक्सेप्शनल एंड स्पेशल बिहेवियर। पानी जो होता है वो एक एक्सेप्शनल और स्पेशल बिहेवियर शो करता है। मतलब क्या, देखो, इफ वी हीट वाटर फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, अगर पानी को हीट किया गया 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में, मतलब देखो अब यहाँ पे 0 डिग्री, फिर वो 1 डिग्री पे जाएगा,
फिर वो 2 पे जाएगा, फिर वो जाएगा 3 पे, फिर वो जाएगा 4 पे, फिर यहां से डायरेक्ट 10 पकड़ लो। अब ध्यान से सुनो, इतने पार्ट में क्या होगा, 0 डिग्री से उसको हीट करना शुरू किया, when if we heat water from 0 डिग्री to 4 डिग्री, हीट कर रहे, बर्फ को हीट कर रहे, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, बर्फ नहीं पानी ही पकड़ लो, पानी भी 0 डिग्री पे होता है। अब पानी को अगर हीट कर रहे 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक, तो इतने इसमें वो एक्सपांड होना चाहिए, इतने इसमें वो एक्सपांड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, इतने इसमें वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो और करीब आएगा। एंड क्या बताया, व्हेन कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री to 0 डिग्री, मतलब अभी 4 डिग्री से उसको नीचे के साइड पे हम उसको कूल करते आए, तो ठंडा कर रहे, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो होता है एक्सपांड। एंड इसी बिहेवियर को हम बोलते हैं एनेमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, उनके बीच में ना एक स्पेस बन जाता है, उनके बीच में ना एक स्पेस बन जाता है, यहाँ पे डेंसिटी बहुत मैटर करती है, समझ लो। तो देखो, एंड व्हेन कूल्ड फ्रॉम 4 डिग्री to 0 डिग्री इट एक्सपांड्स इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एक्सपांड हो रहा है, 4 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में वो एक्सपांड हो रहा है, 0 डिग्री से 4 डिग्री के बीच में वो एक्सपांड होने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उल्टा हो रहा है। एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम, 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है, किसके वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, हेंस डेंसिटी इज मैक्सिमम। अब ये तुमको एक सवाल एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि वाटर की डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है, तो दैट इज एट 4 डिग्री, दैट इज एट 4 डिग्री, मतलब 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री तक अगर हम उसको हीट कर रहे हैं, तो डेंसिटी वहां पे इंक्रीज होगी, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एंड 4 डिग्री से 0 डिग्री पे अगर उसको हीट कर रहे हैं, तो डेंसिटी डिक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। इसका इलिस्ट्रेशन में आपको ऑनगोइंग वीडियो में बताते जाऊंगा। क्लियर है। इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हेडिंग दे दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बुक में वो एल्यूमिनियम, लीड, कॉपर, आयन, इसके आयन बॉल्स के हिसाब से दिए, मैं मेरे वे में तुमको समझाऊंगा, इजी वे में। देखो, मैंने 3 कंटेनर लिए, 3 कंटेनर में एक में वाटर है, ऑयल है और मिल्क है, तीनों लिक्विड है, उनका स्टेट क्या है, लिक्विड है, बराबर। अब तीनों का जो मास है वो सेम है, मास इज सेम, तीनों का टेम्परेचर भी सेम है, टेम्परेचर इज ऑल्सो सेम। अब तीनों को मैं इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूं, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ऑल 3 लिक्विड्स, वाटर, ऑयल एंड मिल्क, मास इज सेम, टेम्परेचर इज सेम। अब तीनों का नेचर अलग अलग है, बट एक वाटर है, एक ऑयल है, एक मिल्क है। अब यह देखो, तीनों का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेल्सियस है। अब मुझे इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, बट मैंने इनको इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है। इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करने के बाद इनका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ गया, इंक्रीज्ड बाय 1 डिग्री। पर मुझे एक चीज बताओ, इनके अंदर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब जो हुई है इनके अंदर, क्या वो सेम होगी, कमेंट करके बताना, क्या वो सेम होगी, नहीं, वो सेम नहीं होगी, इसमें अलग होगी, इसमें अलग होगी और इसमें अलग होगी, क्योंकि इनका नेचर अलग है। यही अगर मैं इसके जगह, ऑयल के जगह मैं वाटर ले लू, फिर से वाटर, सेम टेम्परेचर, सेम मास, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट भी दे दी, तो इनके अंदर जो, इन दोनों कंटेनर्स के अंदर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी, इन
इंक्रीजिंग दैट 1 डिग्री टेम्परेचर, वो सेम होगी या अलग होगी, ये बताना, कमेंट करना। इन दोनों में फर्स्ट कंटेनर एंड सेकेंड कंटेनर जिसमें वाटर है उसमें सेम होगी, क्यों? क्योंकि दोनों कंटेनर में वाटर है। यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। हर एक मटेरियल की, हर एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे कोई स्टूडेंट मान लो, कोई पढ़ाई में बहुत होशियार है, कोई नहीं है, हर एक की कैपेसिटी होती है। कोई ज्यादा पढ़ लेगा, कोई कम पढ़ेगा, हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है तो दोनों स्टूडेंट्स है, तो दोनों एक ही क्लास में है, तो दोनों सब्जेक्ट एक ही पढ़ रहे हैं, बराबर, बट कैपेसिटीज अलग है। वैसे ही तो यहाँ पे हम ऑयल फिर से लिख देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, इन तीनों का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाएगा, बट इनके अंदर जो हीट एब्जॉर्ब हुई होगी वो अलग अलग होगी, और उसी हीट को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्योंकि वाटर की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ऑयल की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मिल्क की एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है इतनी बात? अगर सपोज ऑयल और मिल्क के जगह मैंने तीनों में वाटर ले लिया, 100 ग्राम 100 ग्राम 100 ग्राम, तीनों का टेम्परेचर भी सेम, मास इज ऑल्सो सेम, तीनों में वाटर ही है, तीनों को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, तो इन तीनों में जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगी वो इक्वल होगी, क्योंकि तीनों में वाटर है, सब्सटेंस एक ही है, मास सेम है, इसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर वाटर के जगह अगर मैं मिल्क लिख दूं तीनों पे, बाकी सारे क्रेडेंशियल्स जो है, मास सेम है, टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम है, तो मिल्क में 1 डिग्री को उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसके अंदर जो हीट कैपेसिटी होगी वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो पहले में भी सेम होगी, दूसरे में भी सेम होगी, और तीसरे में भी सेम ही होगी। इसी को हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन देख लेते, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री is called as specific heat capacity of that material। अब सीजीएस यूनिट की बात कर ले तो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, एसआई यूनिट जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। एंड हीट एब्जॉर्ब जो होगी कोई भी ऑब्जेक्ट से वो क्या होगी, Q is equal to mc delta T, where Q is heat, M is mass, C is specific heat capacity, and delta T is nothing but change in temperature, change in temperature। क्लियर है? तो ये होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट, हीट एक्सचेंज एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, लास्ट टॉपिक हमारे ये चैप्टर का। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल्स की भी एक वीडियो बना के रखी है मैंने, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, गो एंड वॉच द वीडियोस न्यूमेरिकल्स वाले, जिसमें मैंने A to Z एक्सप्लेनेशन दिया है कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, सारे इजी वे में। चलो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, हीट एक्सचेंज, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ये भी 2 मार्क के लिए पूछे जाने वाला सवाल है। तो है क्या, बेसिकली हमको एक चीज पता है कि जो हीट होती है वो हाई टू लो फ्लो करती है। मान लो कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ रख दिया, ये ए ऑब्जेक्ट, ये बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस, एंड बी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो ए ऑब्जेक्ट हॉट ऑब्जेक्ट है और बी ऑब्जेक्ट इज कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो अभी हीट जो ट्रांसफर होगी वो ए टू बी ट्रांसफर होगी, बट कब तक ट्रांसफर होगी ये मेन सवाल है। तो ये तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल नहीं हो जाता, ये इंपॉर्टेंट है। ए टू बी हीट तब तक ट्रांसफर होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। मतलब यहाँ पे ए से टेम्परेचर जो होगा, मतलब ए बॉडी का टेम्परेचर वो कम होगा, मतलब ए यहाँ पे हीट लॉस करेगा। तो जो हीट लॉस हो रही है ए ऑब्जेक्ट में, वो हीट कौन गेन करेगा, बी ऑब्जेक्ट गेन करेगा, हीट
गेन, बट कितनी करेगा वो देखो। अब ए ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है 60, बी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना है 20, अगर दोनों को मिला दिया तो कितना होगा 80 बराबर। अब 80 का हाफ कितना है 40, तो ए ऑब्जेक्ट 20 डिग्रीज लूज करेगा और ये 20 डिग्रीज विल बी गेन्ड बाय बी ऑब्जेक्ट। तो 60 पर से वो आ गया 40 डिग्रीज पे, 20 पर से ये चले गया 40 डिग्रीज पे, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस पॉइंट तक हीट एक्सचेंज काम करेगा। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा, हीट लॉस्ट बाय हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। और अपना लास्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को मेजर करने का एक आसान तरीका बताऊंगा। अब ये हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके ऊपर ये हीट रेजिस्टेंट लीड है, बाहर का जो सरफेस है दैट इज आउटर वेसल, अंदर का जो ये वैकेंट है दिस इज एयर कैविटी, ये बेसिकली कैलोरीमीटर है, और अंदर का जो है वो इनर वेसल है, ये बना है कॉपर का। ये किसका बना है कॉपर का। अब मान लो मैंने एक स्पीयर, कॉपर का स्पीयर, उसको मैंने हीट किया, एकदम गर्म हो गया, और वो पकड़ के मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसके अंदर ये क्या है लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये जो वेसल दिख रहा है ये कैलोरीमीटर है। ये क्या है कैलोरीमीटर, ये भी कॉपर का बना है, ये भी क्या है कॉपर का बना है। अब ये कॉपर का स्फीयर मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब ये अपना टेम्परेचर लूज करेगा, बट ये टेम्परेचर लूज करेगा तो लूज होने वाला जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, ये लिक्विड और ये कॉपर कैलोरीमीटर, ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा देखो, हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्पीयर या फिर हॉट ऑब्जेक्ट बोल लो, इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर, CALORIMETER, कैलोरीमीटर ये होता है। अब हीट लॉस्ट बाय कॉपर स्पीयर उसको हमने Q नाम दिया। अब हीट गेन बाय वाटर, अब यहाँ पे ऑलरेडी Q दिया है हमने, तो वो आ जाएगा Q1 प्लस हीट गेन बाय कैलोरीमीटर, Q भी दे दिया Q1 भी दिया, तो ये हो गया Q2। ये बन गया उसका फॉर्मूला। क्लियर है। अब यहां तक वीडियो अगर देखा होगा तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्सो ये वीडियो के जो ये चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है इनका मैं यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। गो एंड वॉच दोज वीडियोस। न्यूमेरिकल्स को एकदम इजी वे में बताया है, कौन सा फॉर्मूला कब कहा कैसे यूज करना, सारे कैलकुलेशंस के बारे में मैंने बताया है। सो डोंट वरी, आई हैव गॉट योर बैक। जस्ट सब्सक्राइब एंड कमेंट। See ya. Jai Hind.